गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो है कि मेटल एंड नॉन मेटल का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर जो है किया जा चुका है, तो उसमें हम लोग ठीक है रिएक्टिव सीरीज के बारे में पढ़े थे। देखिए आप ये रिएक्टिव सीरीज पढ़ लिए थे कि ये देखिए ये सब जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, और इसके बाद ये जो रिएक्टिव है वो घटते चल जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग देखिए एक और यहाँ पे टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल जो है नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग बढ़िया तरह से यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये कर ले। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीट फिल वैलेंस सेल। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट है ना, वो चाहते क्या है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में, ये देखिए आउटर मोस्ट सेल, ये देखिए यहाँ पे आउटर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल, देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं जो बाहर वाला ये जो है ना ऑर्बिट, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो इसमें क्या वो चाहते हैं कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए सोडियम के पास होता है 11 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दो ठो तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो गया, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकेंड वाला ऑर्बिट में देखिए 2 2 2 जा 4, ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, तो ये कितना, ये 8 इलेक्ट्रॉन है आपका सेकेंड ऑर्बिट में, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मेरे अंदर एक और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मेरा ऑक्टा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जितना भी एलिमेंट है क्या चाहता है, ऑक्टा पूरा करना। ऑक्टा मीन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। सिमिलरली ये देखिए ये क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल था और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। तो ये क्या करता है, ये भी चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए 7 है, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ये चाहता कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इसका ऑक्टा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन सोडियम से कहती है कि आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हम ये बन जाएंगे। ठीक है, और इसके पास कोई चारा भी नहीं रहता है सोडियम के पास। ठीक है, सोडियम के पास तो कोई चारा है नहीं, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं दे, ये तो इतना बुड़बक नहीं है क्लोरीन कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे सोडियम को। ठीक है, तो लास्ट में ये क्या करना था, मेटल जो है मेटल को ही, यानी सोडियम मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला जो ऑर्बिट है सोडियम का वो टूट जाता है, और टूट करके ये देखिए अब इसके पास 2 ही ऑर्बिट बचता है। ठीक है, और सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को गैन किया है, ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और क्लोरीन जो है सोडियम को गैन किया है, इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गैन किया है। ठीक है, और ये लूज किया, तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इस पे माइनस चार्ज हो गया। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और ये आयनिक बॉन्ड बना देता है, और आयनिक बॉन्ड बना करके सोडियम क्लोराइड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक जो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है मेटल जो है नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके कंपाउंड का निर्माण करता है, आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एटॉम ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म केटायन, और बनाएगा क्या, जब प्लस चार्ज आता है तो उसको केटायन बोलते हैं। एटॉम ऑफ द नॉन मेटल गैन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गैन करता है, जैसे क्लोरीन, इन द वैलेंस सेल टू फॉर्म
एनायन, और क्या बनता है एनायन। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे दिया गया कि शुरू में सोडियम के पास 2 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, तो उसके पास 2 और 8 होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए ये वाला जो प्लस चार्ज इसको बोलते हैं सोडियम कीटायन। और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बनाता है क्लोराइड एनायन बनाता है, जिसके कारण सोडियम और क्लोरीन मिल करके फिर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ कलरफुल उसी चीज को हम लोग कलर में इसको दिखा दिए, कोई ये नहीं है। उसी तरह से देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी देखिए, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में देखिए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, फिर थर्ड में 8 और फिर लास्ट वाले ऑर्बिट में देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो वही यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो दिखाया ये आउटर मोस्ट शेल का है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या, ये चूंकि ये मेटल है, कैल्शियम क्या है मेटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, लूज करके ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन इसको गेन कर लेगा और गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये दोनों क्या है एक दूसरे से चिपक जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा और आयनिक बॉन्ड बना करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में जब लूज करके ये होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, याद रखें। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, एक ही चीज़ को मतलब बढ़िया तरह से उसको किए हुए हैं। अब देखिए तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, तो जब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का लूज करता है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस दोनों पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसके कारण एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है वो लोग दोनों के बीच में। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग देखते हैं कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या इसको और भी क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो आयनिक कंपाउंड, सॉरी यहाँ पे। तो ऐसे जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बीच में जो बॉन्ड है ना उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यहाँ हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो देखिए इसका फिजिकल नेचर, तो ये सॉलिड होता है और हार्ड होता है और जनरली ब्रिटल होता है, यानी तोड़ देने पे चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है फिजिकल स्टेट में, फिजिकली आप इसको देखेंगे तो ये सॉलिड होगा, हार्ड होगा और जनरली ब्रिटल होगा। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी में देखें तो ये जनरली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, जैसे नमक क्या है, नमक एक आयनिक कंपाउंड है, तो नमक को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल, तो केरोसिन पेट्रोल में ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये नहीं घुलेगा। ठीक है, अब कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इसके पास चार्ज होता है, देखिए पोटासियम है ना यहाँ पे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन था इसमें नेगेटिव चार्ज, और कैल्शियम में देखे थे पॉजिटिव और ऑक्सीजन में देखे थे नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यदि सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जब ये मॉल्टेन स्टेट में होगा या फिर इसको आप जो है कि सॉल्यूशन इसका बना दे, वाटर उसमें आ जाना चाहिए, तब जा करके ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल आपको मिलता कहां से, आप मेटल कहां से लाते हैं, ऐसा नहीं दुकान से खरीद के लाते हैं, तो दुकान वाला फिर कहां से लाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरली कहां पाया जाता है ये। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए जितने भी मेटल है वो मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट यानी धरती के अंदर होते। ठीक है, और उसको माइनिंग करके, उसको कोड़ करके उससे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर
ठीक है। मेटल का कंपाउंड एक एलिमेंट होता है जिसमें मेटल होता है, ठीक है, वही मैंने मेटल कंपाउंड होता है, और उसको निकालते तो उसको पहले तो मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। धरती के जब अंदर है मेटल तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। मिनरल्स का डेफिनेशन इजीली आप देख सकते हैं कि द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स और में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जिस मिनरल्स को, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए कि आप मिनरल्स देखिए, ये सब क्या है, ये और हो गया, और देखिए मिनरल्स, ये देखिए ये जो माइन है मेरा, ये जो माइन है, ये माइन का फोटो है, तो इसमें देखिए, ये देखिए यही इसी सब में क्या है कि मेटल है, ये सब मेटल है, ये सब मेटल है। तो ये क्या है, अर्थ क्रस्ट के अंदर है, इसको माइंस करके यानी खोद करके इससे क्या है कि मेटल निकाला जा रहा है। तो मेटल, ठीक है, मेटल तो पहले तो मिनरल्स है ना ये, तो ये मिनरल्स निकल रहा है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो जिस मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से हम लोग इजीली निकाल पाते हैं और उससे ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलता है, तब उसी मिनरल्स को हम लोग कहते हैं और, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। जैसे आप देखें मिनरल, अर्थ क्रस्ट के अंदर जितना भी नेचुरली मेटल है उसको तो मिनरल बोलेंगे ही, ठीक है, मिनरल बोलेंगे। लेकिन जिस मिनरल से हम लोग इजीली मेटल निकाल लेते हैं और बेनिफिशियली, ठीक है, प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। ऐसे वो मिनरल है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है जब आप माइन से मेटल निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है, या फिर ठीक है, बहुत सारा दिक्कतें आता है और उसका बेनिफिशियल भी नहीं होता। कोई कोई ऐसा मेटल है, तो अभी अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल है, तो कुछ कुछ जो मेटल ऐसे हैं जिसको हम लोग ईजिली निकाल करके उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं और उसका यूज़ करते हैं। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, ये सब मेटल का यूज़ हमको मालूम है, और उस मेटल का यूज़ हमको मालूम है, तो उसको हम लोग बेनिफिशियली उसको निकालते हैं और फ़ायदा भी हमको मिलता है। अब ऐसा मेटल अर्थ के अंदर से निकले जिसका हमको यूज़ ही पता नहीं है कि क्या करना है इसको, ठीक है, उतने बड़े लेवल पे, तो हम उसको मिनरल्स नहीं बोलते। और भी है, और जब भी निकालने में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो ऐसा जगह में आ जाता है, जैसे कि आपका नॉर्थ पोल में, अर्थ के नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में यदि मिनरल्स है तो वहाँ पर निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। जितना का आप मतलब कि बेनिफिट नहीं कमाइएगा उतना का आपका खर्च बैठ जाएगा, तो और बहुत सारे दिक्कत है, तो उसको हम लोग मिनरल्स ही बोलते हैं और नहीं बोलेंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखें, मिनरल्स डेट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। ऐसा मिनरल्स आपको मिले जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल हो, ठीक है, क्या कि उसमें डस्ट पार्टिकल और भी बहुत सारा चीज उसमें होता है मिनरल्स में, तो ज्यादा परसेंटेज हो मेटल का, एंड दे मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल, और वो क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। सच मिनरल्स आर कॉल्ड और, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको और समझ में आया होगा। अब देखिए, अब मेटल को मैंने मिनरल्स और मतलब, अब देखिए मिनरल तो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, और यदि उसमें मेटल है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और जब और को यहाँ पे देखिए कि इतना सारा मेटल है जो और के फॉर्म में होगा, तो इसको निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो कुछ कुछ हाईली रिएक्टिव होता है, देखिए पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो जब इस और को माइन से निकालते हैं, तब उसके बाद उससे पोटासियम अलग करना पड़ता है। यदि सोडियम का कोई और है तो उसमें से सोडियम को अलग करना पड़ता है, और उसके साथ जो डस्ट वगैरह लगा हुआ है उसको अलग करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करके हम लोग प्योर मेटल निकाल पाते हैं। क्योंकि अर्थ क्रस्ट से आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा, ठीक, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, बात समझा ना। तो उसको आपको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि हाईली रिएक्टिव है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आप लगाइएगा, एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। चलिए, और यदि मॉडरेट रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेट है, तब उसमें हम लोग लगाते हैं रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अकर एज सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो मेटल है ना, वो सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड से इसको हम लोग
मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। और जो लिस्ट रिएक्टिव होता है ये अकर इन नेटिव या फ्री स्टेट, ये कोई कंपाउंड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई प्रोसेस इजीली हम लोग इसको खाली साफ सुथरा कर लेते हैं कुछ मेथड लगा करके और इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही क्या है, मेरा और है, ये मेरा क्या है, और है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह और है, और ये देखिए ये सब निकला कहाँ है, देखिए ये सब माइन से निकला, ये माइन से निकाला गया है। अब इसका क्या होगा, देखिए प्रोसेस कैसे, अब जो है कि हम लोग देखिए प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो पहले तो हम लोग अर्थ क्रस्ट से मिनरल ऑर्स निकाले, ठीक है, ऑर्स निकाले, और ऑर्स से अब मेटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्स क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिंक का और है तो जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट या मरकरी सल्फाइड है, ठीक है। तो हमें कार्बन का और ऑक्सीजन से मतलब नहीं ना, हमको तो सिर्फ जिंक से मतलब है। तो जिंक कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जिंक हम लोग प्योर जिंक चाहिए इससे। तो इसको अलग करने के लिए, कार्बन को अलग करने के लिए, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए कुछ हम लोग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी सब मेथड के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको मिला और को क्या कर देना है, कंसंट्रेशन कर देना है, कंसंट्रेशन ऑफ द और। फर्स्ट मेथड है कि और जब आपको मिले तो उसका क्या करें, आप कंसंट्रेशन करें। तो भाई कंसंट्रेशन होता है क्या, तो देखिए और जब मिलेगा, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे और मिला था हम लोग को, ये बड़ा वाला जो और मिला यहां से, ये और मिला ये वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे, पूरा चूर चूर कर देंगे, ठीक है। यानी छोटे छोटे पीस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करके क्या करेंगे, इससे जो डस्ट पार्टिकल होगा उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग करने का जो प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो 2-3 तरह का प्रोसेस है अलग अलग और के लिए। तो देखिए जैसे वो मेटल रहा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल वाला मेटल रहा, तो मैग्नेटिक रोलर के द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा, ये देखिए ये क्या है, मेटल को इधर कर लिए और उसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसको इधर अलग कर लिए, ठीक है। बात समझना, इस प्रोसेस से। या एक और प्रोसेस होता है, देखिए फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करके हम लोग मेटल को अलग, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, और ये आपका लिक्विड है, और इसी में क्या करते हैं कि वो जो कंसंट्रेटेड और था उसको चूर चूर करके इसमें डाल देते हैं, और इसको जो टरबाइन है इसको तेजी से घुमाते हैं। तो घुमाने से होता क्या है ना कि जो मेरा मिनरल से ये देखिए ऊपर आ जाता है, ठीक है, और लिक्विड जो अपना नीचे रहता है, ठीक है, और इसको फिर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बात में तो इस तरह से हम लोग उसमें डस्ट पार्टिकल, गंदगी उंदगी हटा देते हैं। तो यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ और। अब जब आपका और का कंसंट्रेशन हो गया तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो और का कंसंट्रेशन हम लोग कर लिए, तो देखिए जब कंसंट्रेशन ऑफ और का कंसंट्रेशन कर लिए तो 3 तरह का आपका और मिलेगा, ठीक है, मेटल मिलेगा, ठीक है। मेटल विद हाईली रिएक्टिव वाला और होगा उसमें, तो हाईली, ठीक है। उसके बाद मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है। सब तरह का मेटल माइंस के अंदर होता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव जैसे सोडियम पोटासियम हाईली रिएक्टिव है। मॉडरेट में कौन हो गया, जिंक, ये सब हो गया। उसके बाद हो गया मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, ठीक है, जो लो रिएक्टिव वाला मेटल है इस और में, ठीक है, इस और में, ठीक है। तो उसका अलग अलग प्रोसेस से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे आप देखिए यदि हाईली रिएक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन और को क्या करेंगे, पहले मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगाते हैं, और उसके बाद प्योर मेटल हमको मिल जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल हम लोग देते हैं ये वाला, कि ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, एक और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मेटल हमको और मिला,
और इस और से हमको मैग्नीशियम को अलग करना है, क्लोरीन को अलग करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे लगाया गया है। हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम क्लोराइड को पूरा मेल्ट कर दिए और मेल्ट करके इस कंटेनर में डाल दिए, ठीक है। और 2 ठो इलेक्ट्रोड, ये देखिए ये कैथोड और ये एनोड लगाते हैं और उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो चूंकि क्लोरीन जो होता है नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो ये पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ, एनोड के इलेक्ट्रोड में जाके चिपक जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन, ये तो क्लोरीन गैस है, गैस बन करके उड़ जाता है। और ये जो अब इसमें जो ये इसी लिक्विड में जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम चूंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है, तो मेटल है चूंकि ना, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इस पे जाके चिपक जाएगा और चिपक करके ये वाला जो कैथोड है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इससे ये चिपक जाएगा और ये पूरा मोटा हो जाएगा ये इलेक्ट्रोड। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, सब मैग्नीशियम इस पे आ जाता है, तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर निकाल करके मैग्नीशियम को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। और क्लोरीन गैस तो इस पे जाकर के अपना ये क्या होगा कि गैस निकल जाए, गैस है, ठीक है, रिलीज हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड से भी सोडियम इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आप जानिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग कौन सा, यही क्वेश्चन पूछता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल है और उससे मेटल निकालना है, क्या कीजिएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेल्टन और को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग इसको निकालेंगे। अब देखिए, यदि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी यानी ऐसा मेटल का और मिला है जिसमें जो मेटल है ना वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, मीडियम में रिएक्टिव है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है, तो और वो जो और मिलता है वो या तो कार्बोनेट और होगा या सल्फाइड और होगा। यानी कहने का मतलब है उसका जो मेटल है, जैसे जिंक मेटल है, उससे कार्बोनेट जुड़ा होगा, या फिर देखिए ये जो मरकरी है वो भी क्या है आपका मेटल है, तो इससे देखिए सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट और इसको बोलते हैं सल्फाइड और। तो ये 2 तरह का और आपको मिलेगा और ये, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मेटल ऑफ मीडियम में, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव रहेगा ये सब। जिंक क्या है, जिंक मीडियम रिएक्टिव है, और मरकरी भी क्या है कि ये मॉडरेट रिएक्टिव है। तो ये सब के जो और मिलते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो जब कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे तो उसको पहले क्या किया जाता है, ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कार्बोनेट या CO3, तो इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और यदि मरकरी सल्फाइड है तो इसको ये मरकरी ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यदि कार्बोनेट वाला तो इसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और यदि ये मरकरी सल्फाइड वाला है तो इसको रोस्टिंग मेथड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको। और जब आपका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और तो उसको क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन भी हटा देते हैं। यहाँ ऑक्साइड फॉर्म में तो उसके साथ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन भी हटा देते हैं। तो अब रिडक्शन मेथड का, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, आपको फिर प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप इधर देखा, अच्छा कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फाइड और तो मतलब लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। जब लो रिएक्टिविटी वाला जो मेटल होगा, जैसे देखिए जिंक सल्फाइड आ गया, तो यही प्रोसेस हम लोग देखिए, जिंक सल्फाइड होगा तो वही है, रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे और रोस्टिंग प्रोसेस से मेटल आएगा, मेटल का फिर रिफाइनिंग कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से अब हम लोग स्टेप्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग कहते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और, तो वो तो ऊपर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से अलग चीज़ है, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, देखिए कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछते हैं और इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे गैंग, ठीक है, इसको गैंगो ना पढ़ करके गैंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो गैंग है ये होता क्या, तो और आर यूजुअली कंटेमिनेटेड
with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। ठीक है, तो और में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो इम्प्यूरिटीज उसके साथ जो अटैच्ड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो गैंग है क्या, गैंग जो है एक इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, और का, और के इम्प्यूरिटीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस से किसको ये करते थे, सल्फाइड और को कन्वर्ट करते थे ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो रोस्टिंग में होता क्या है कि आपको यदि सल्फाइड और मिला है तो इसको आप कीजिएगा क्या कि कन्वर्ट करना है ऑक्साइड फॉर्म में, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो देखिए जिंक सल्फाइड है और इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, या एयर आप बोले, एक्सेस एयर, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड देता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है ये। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ना, यही ये आ गया ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को रोस्टिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, कि रोस्टिंग प्रोसेस में होता क्या है कि सल्फाइड और हीटेड विद द स्ट्रॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब देखिए कैल्सिनेशन क्या है। तो कैल्सिनेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, ये भी वही है, लेकिन इस ये कार्बोनेट है, इसके लिए अलग प्रोसेस। देखिए द कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली। यहाँ भी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एयर जो है ना लिमिटेड होना चाहिए, एयर यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ना के बराबर एकदम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कैल्सिनेशन में आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैंसल करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, एयर नहीं रहेगा, खाली स्ट्रांगली हीट करना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसको हीट करें तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा और उसके बाद स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, तब वो ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का रिफाइनिंग देखिए यहाँ पर कैसे होता है। तो देखिए द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पर कैथोड का एक रॉड दे देते हैं और इसमें एनोड का एक रॉड दे देते हैं। ठीक है, तो इससे ये वाला ऐसा होता है ना, ये जो होता है इम्प्योर कॉपर होता है, ये इम्प्योर कॉपर होता है। तो अब इम्प्योर कॉपर से देखिए प्योर कॉपर निकल करके कैथोड पे जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और इसके साथ जो डस्ट पार्टिकल था वो छूट करके नीचे गिर रहा है, देखिए इम्प्यूरिटीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये इम्प्योर कॉपर था और इस इम्प्योर कॉपर को हम लोग किए क्या, एनोड बना दिए, और जो प्योर कॉपर है, देखिए प्योर कॉपर, उसको हम लोग क्या किए कि कैथोड बना दिए। यानी इस पे नेगेटिव चार्ज और इसे नेगेटिव टर्मिनल और इससे पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट करने से होता क्या है ना इसके अंदर, कि अब इसमें क्या है, देखिए SD5 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो होता क्या है, इम्प्योर मेटल से प्योर कॉपर जो है निकल करके इसमें आ जाता है और इसका जो इम्प्यूरिटीज है छूट करके यहाँ गिरने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा है। देखिए यहाँ पर एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर, कैथोड क्या है, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, और जो सॉल्यूशन है ये क्या है, मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑन पासिंग द करेंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो इम्प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो गया। ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल है तो नीचे आ गया। ठीक है, मड के रूप में। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट एट द कैथोड, और कैथोड पे ये डिपोजिट हो जाता है। दिस द insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called
एनोड मड, ये जो नीचे आया इसी को क्या बोल रहे हैं, एनोड मड बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप देख लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल को अलग करते हैं और ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, ये हमने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा था, यहाँ पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे, शायद फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो कोरिजन क्या होता है आप जानते हैं कि जितने भी मेटल हैं वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ठीक है अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेते हैं, और जिसके कारण वो जो मेटल है वो वीक हो जाता है, इसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरिजन, इसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जानते हैं, सिल्वर अपने ऊपर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ा लेता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। ठीक है, कॉपर भी रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन अ ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट, तो इस पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फल्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, और आयरन जब रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कोरिजन हुआ। ठीक है, जो आयरन में जंग उंग लगना ये सब क्या है, कोरिजन है। ठीक है, चलिए अब इसको बचाया कैसे जाए, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए बहुत सारा ये है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप लोहे आयरन में क्या करें, पेंट कर दे, पेंट करने से आपका वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ऑयलिंग कर दे या ग्रीसिंग कर दे या ग्लेवेनाइजिंग कर दे। ठीक है, क्रोम प्लांटिंग कर दे। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है, इसको ये कर देते हैं, या मेकिंग एलॉय, एलॉय में उसको बना के कन्वर्ट कर दे। तो अब ये पूछता भी है कि ग्लेवेनाइजेशन क्या है, तो ग्लेवेनाइजेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय coating them with a thin लेयर ऑफ जिंक। तो हम लोग करते क्या है कि आयरन जो होता है उस पर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, और जिंक का लेयर चढ़ाने से क्या हो जाता है कि वो मेरा सेफ रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए। ठीक है, वो क्या होता है कि उसका कोरिजन नहीं होता है। ठीक है, या कॉपर भी है तो कॉपर, स्टील में भी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है, देखिए जब टू और मोर मेटल को मेल्ट करके ठीक है मिक्स कर देते हैं और जो मेटल बनता है फिर उसी को हम लोग अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये देखिए एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, तो अब जो बना उसी को हम लोग अलॉय बोलेंगे। जैसे आयरन देखिए कैसे बनेगा, मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो आयरन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, तो ये एलॉय हो गया, आयरन एलॉय हो गया। ठीक है, और इसमें मिक्स क्या किए हम लोग, कार्बन मिक्स किए हैं ताकि ये हार्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्टील देखिए कैसे बनता है, तो आयरन में निकेल एंड क्रोमियम ये दोनों मिला मिक्स कर देते हैं ना, तो जो अब सब्सटेंस बना, जो एलॉय बना, जो सब्सटेंस बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील एलॉय। ठीक है, फिर ब्रास देखिए कैसे बनता है, तो कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिए। ये पूछता है ठीक है कि ब्रास में क्या क्या मिला होता है, तो कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में क्या मिला होता है, तो कॉपर और टीन। ठीक है, सोल्डर में क्या मिला हुआ रहता है, तो लेड एंड टीन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि अमलगम क्या है, तो अमलगम क्या है, जब दो मेटल का जब मिक्सर होगा उसमें एक मेटल मरकरी होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी भी मेटल का एलॉय बना रहे हैं आप और उसमें मरकरी भी ऐड कर रहे हैं तो उस अब एलॉय का नाम क्या होगा, अमलगम। ठीक है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है उसको, अमलगम। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, ऐसा एलॉय हो जिसमें एक जो मेटल हो वो क्या हो, मरकरी हो, तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन आ गया तो इसको तो हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत मतलब कि इस मेहनत का मेरा फल मिलेगा, ठीक है, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो इससे आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।